नमस्कार। हिंदी साहित्य में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनका असली मतलब शायद उम्र बढ़ने के साथ ही समझ में आता है। जी। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह मेरे लिए तो हमेशा से एक ऐसी ही कहानी रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऊपर से देखें तो ये एक बच्चे की कहानी लगती है। मतलब एक बच्चा है जो मेले से अपनी दादी के लिए खिलौने नहीं बल्कि एक चिमटा ले आता है। बहुत ही प्यारी सीधी सी बात लगती है। हाँ, और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय भी है। हम सब जानते हैं कि कहानी में क्या होता है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद असल में हमें क्या दिखा रहे थे। क्या हामिद का वो फैसला सिर्फ एक बच्चे का अपनी दादी के लिए निस्वार्थ प्यार था, या फिर ये उस बच्चे के मन का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल था? बिल्कुल। मतलब वो गरीबी से उपजी एक मजबूरी को एक महान त्याग में बदल रहा था। यही सवाल इस कहानी को एक कालजयी रचना बनाता है। प्रेमचंद सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या हुआ। हाँ, वो हमें उस 4-5 साल के बच्चे के दिमाग के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि अभाव और इच्छाओं के बीच एक छोटा सा मन वो कैसे काम करता है। ये सिर्फ घटना का बयान नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चीर-फाड़ है। तो चले इसी नजरिए से इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईद की सुबह से। गांव में हर तरफ रौनक है, उत्साह है। जी बिल्कुल। 30 रोजों के बाद ईद आई है। पर प्रेमचंद फौरन हमें इस खुशी के बीच एक अंधेरे कोने में ले जाते हैं, अमीना की कोठरी में। एक तरफ पूरा गांव ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ एक दादी है जो रो रही है क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। और ये जो विरोधाभास है ना, यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है। बाहर उम्मीद है और भीतर निराशा। सही। लेकिन हामिद के लिए ऐसा नहीं है। वो गरीब है, उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश है। और उसकी खुशी का आधार क्या है? एक उम्मीद, एक मासूम कल्पना। हाँ, एक मासूम कल्पना कि उसके अब्बाजान बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे और अम्मीजान अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी। मुझे हमेशा यही लगता था कि ये सिर्फ बच्चे की मासूमियत है, पर क्या ये उससे कुछ ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा है। ये एक बच्चे का मुश्किल हालात से लड़ने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। अच्छा। जब असलियत बहुत कड़वी हो तो मन एक खूबसूरत कहानी गढ़ लेता है। हामिद के लिए ये विश्वास कि उसके माँ बाप लौटेंगे, ये सिर्फ एक दिलासा नहीं है, ये उसकी ढाल है। एक ढाल। इसी उम्मीद के सहारे वो अपनी गरीबी और अनाथ होने के दुख को झेल पाता है। प्रेमचंद हमें दिखा रहे हैं कि उम्मीद सबसे बड़ी दौलत कैसे हो सकती है, खासकर तब जब आपके पास कोई और दौलत ना हो। और इसी उम्मीद की ढाल के साथ हामिद मेले की तरफ निकलता है। जी। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज और फिर मेला। और यहाँ तो जैसे लालच और प्रलोभन की पूरी दुनिया ही खड़ी थी। हिंडोला, चरखी और खिलौनों की कतारें। और जरा खिलौनों पर गौर कीजिए। हाँ। महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती और नूरे वकील। ये खिलौने क्या हैं? ये सब समाज में ताकत और रुतबे के प्रतीक हैं। सिपाही, वकील, ये सब सत्ता के अलग अलग रूप हैं। सही बात है। तो बच्चे भी उसी दुनिया का सपना देख रहे हैं जिसमें वो बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। वो अनजाने में उसी सामाजिक ढांचे का हिस्सा बन रहे हैं। और यहीं पर हामिद उन सबसे अलग खड़ा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो ललचाई आंखों से खिलौनों को देखता तो है, पर खरीदता नहीं। वो खुद को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं। क्या ये सिर्फ एक व्यवहारिक सोच है या अपनी इच्छा को दबाने का एक तरीका? ये दोनों का मिला-जुला रूप है और यही प्रेमचंद का कमाल है। देखिए, एक बच्चे के लिए ये मानना कि मैं ये खरीद नहीं सकता, ये बहुत तकलीफदेह बात है। बिल्कुल। इससे कहीं आसान है ये मान लेना कि ये खरीदने लायक ही नहीं है। तो हामिद अपनी असमर्थता को अपनी समझदारी में बदल देता है। वाह। वो अपनी इच्छा का दमन नहीं कर रहा है, वो उसका रूपांतरण कर रहा है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो उसके छोटे से दिमाग में चल रही है। और ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है मिठाई की दुकान पर। वो सीन जहां मोहसिन उसे रेवड़ी दिखाकर चढ़ाता है, वो आज भी मुझे परेशान करता है। वो सिर्फ बच्चों का मजाक नहीं है, वो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार का प्रतीक है। बिल्कुल। वो एक पल है जहां हामिद को अपने अलग होने की स्थिति का कड़वा एहसास होता है। हाँ। वो उस समूह का हिस्सा नहीं बन सकता जो मिठाई खरीदकर खा रहा है। इस घटना के बाद उसका मन खिलौनों और मिठाई से पूरी तरह हट जाता है। अच्छा। उसे एक तरह की चोट पहुंचती है और वो भावनात्मक रूप से अपने दोस्तों से दूर हो जाता है।
अब वो कुछ ऐसा करना चाहेगा जो उसे उन सबसे बेहतर साबित करे। और यही कहानी उस मशहूर मोड़ पर आती है, लोहे की दुकान और चिमटा। जी। जब बाकी सब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, हामिद की नज़र उन चिमटों पर पड़ती है और उसे अपनी दादी की याद आती है। ऊपर से देखने पर तो ये कहानी का सबसे पवित्र लम्हा लगता है। पवित्र है भी, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सोचिए, उसे दादी की याद उसी वक्त क्यों आई? क्योंकि अब वो उन चीजों की तलाश में हैं जिनका महत्व हो, जो उपयोगी हो। खिलौने और मिठाई उसके लिए अपनी कीमत खो चुके हैं क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर थे। सही। अब उसका दिमाग एक नया तर्क गढ़ रहा है। असली चीज वो है जो काम आए, जो टूटे नहीं, जो हमेशा साथ रहे। और इस तर्क पर चिमटा एकदम खरा उतरता है। तो आप ये कह रही हैं कि दादी का ख्याल आना सिर्फ प्यार का नतीजा नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक जरूरत का भी नतीजा है, जहां उसे अपने 3 पैसे की खरीद को सार्थक बनाना है। मैं कहूंगा कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दादी के लिए प्यार सच्चा है, उनकी जलती उंगलियों की तस्वीर असली है, लेकिन इस प्यार को व्यक्त करने के लिए चिमटा ही क्यों चुना गया? हाँ, ये बात है। इसके पीछे वो पूरी प्रक्रिया है जिससे वो गुजरा है। वो अपनी खरीद को सिर्फ एक जरूरत की चीज नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निवेश बना रहा है। भावनात्मक निवेश? हाँ, वो सोचता है दादी दुआएं देंगी। खिलौनों से तो सिर्फ कुछ देर का सुख मिलता, लेकिन दुआओं से तो जन्नत मिलती है। उसने अपने 3 पैसों का सौदा दुनिया का सबसे मुनाफे वाला सौदा बना लिया है। वाह! ये एक बच्चे की नहीं, एक बहुत चतुर बनिए की सोच है, जो हालात ने उसे सिखाई है। वाह! ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। और जब वो चिमटा खरीद लेता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है ना? बिल्कुल। वो दब्बू, ललचाया हुआ हामिद नहीं रहता। वो कंधे पर चिमटा रखकर ऐसे चलता है मानो कोई बंदूक हो। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। हाँ, अब हामिद रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है। अब वो अपने फैसले को सही साबित करने के लिए पूरी कायनात से लड़ सकता है। और उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, ये चिमटा क्यों लाया पगले? और हामिद अपने तर्कों की बौछार कर देता है। और क्या कमाल के तर्क हैं। वो अपने चिमटे को खिलौनों से तौल ही नहीं रहा, वो उसे एक अजय योद्धा बना देता है। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। फिर वो उसे रुस्तमे हिंद का खिताब देता है। वो कहता है कि मेरा चिमटा आग में, पानी में, तूफान में, सब में डटा रहेगा। ये सिर्फ तर्क नहीं है, ये एक बच्चे की कल्पना की उड़ान है जो अपनी गरिमा को बचाने के लिए लड़ रही है। हाँ। जब महमूद कहता है कि वकील कुर्सी में इस पर बैठेगा और तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, हाँ। तो ये एक तरह से हामिद के सामाजिक स्तर पर हमला है। अच्छा, हाँ। और हामिद इसका जवाब कैसे देता है? वो कहता है मेरा चिमटा वकील का कानून उसके पेट में डाल देगा। बात बेतुकी है, लेकिन इसमें एक विद्रोही बच्चे की आवाज है, जो कह रहा है कि मेरी जरूरत की चीज तुम्हारी शानो शौकत से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। और देखते ही देखते पासा पलट जाता है। जिन दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था, अब वो उसके चिमटे के लिए अपने खिलौने तक देने को तैयार है। जी। उसका चिमटा अब खिलौनों का राजा बन चुका है। हामिद ने लड़ाई जीत ली है। उसने सिर्फ अपने दोस्तों पर जीत हासिल नहीं की, उसने अपनी गरीबी और अपनी दबी हुई इच्छाओं पर भी जीत हासिल की है। उसने अपनी एक कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। यही प्रेमचंद की खूबी है। वो हमें दिखाते हैं कि इंसान मुश्किलों में कैसे नए अर्थ गढ़ता है। और फिर कहानी अपने सबसे भावुक पड़ाव पर पहुंचती है। घर वापसी, अमीना की गोद, और फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर उसका गुस्सा। हाँ। वो छाती पेट लेती है कि बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं और लाया भी तो ये लोहे का चिमटा। और अमीना का गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। वो एक वयस्क के नजरिए से देख रही है। उसके लिए बच्चे की खुशी उसकी अपनी जरूरत से ज्यादा जरूरी है। वो सोच रही है कि मेले में बच्चे का मन कितना ललचाया होगा और इस नासमझ ने अपनी सारी इच्छाएं मारकर ये बेकार चीज खरीद ली। हाँ, उसका गुस्सा भी उसके प्यार से ही निकला है। बिल्कुल, उसकी बेबसी से निकला है। और फिर हामिद वो एक वाक्य कहता है जो पूरी कहानी का सार ही बदल देता है। वो अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने सी लिया। और ये सुनते ही अमीना का सारा क्रोध, सारा तर्क, सब कुछ बह जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। क्या अद्भुत पंक्ति है। उस एक पल में अमीना को बच्चे में बच्चा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंसान दिखता है। उससे उसका त्याग, उसका विवेक, उसका प्यार इतने विराट रूप में दिखता है कि वो हैरान रह जाती है। और यहीं प्रेमचंद वो अपनी अमर पंक्ति लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस पंक्ति का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका मतलब है कि भूमिकाएं बदल गई हैं। हामिद जो एक बच्चा है,
उसने एक परिपक्व जिम्मेदार वयस्क की तरह व्यवहार किया है। बिल्कुल, जैसे घर के बड़े करते हैं। हाँ। उसने अपनी इच्छाओं को परे रखकर दूसरे की जरूरत के बारे में सोचा। और अमीना जो एक बूढ़ी जिम्मेदार महिला है जी। वो उस पल अपनी सारी चिंताएं, सारी जिम्मेदारियां भूलकर एक बच्ची की तरह अभिभूत होकर रोने लगती है। हाँ। उसे इतना बड़ा और निस्वार्थ तोहफा मिला है कि वो एक बच्ची की तरह निश्चल होकर सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रही है। बिल्कुल। हामिद की समझदारी ने उसे बच्ची बना दिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जी। तो ईदगाह सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है। नहीं। ये कहानी है कि कैसे इंसान, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी अपनी मुश्किल परिस्थितियों को समझने और उनसे निपटने के लिए अपनी एक अलग कहानी गढ़ता है। बिल्कुल। हामिद ने अपने 3 पैसों को दुनिया के सबसे कीमती सिक्के बना दिए। उसने एक साधारण से चिमटे को रुस्तमे हिंद बना दिया। और उसने अपनी गरीबी से उपजी एक मजबूरी को एक महान त्याग का रूप दे दिया। ये कहानी प्रेम के बारे में तो है ही, लेकिन ये इंसानी मन की उस अद्भुत क्षमता के बारे में भी है जो हार को भी जीत में बदल सकती है। प्रेमचंद की यही कला उन्हें महान बनाती है। वो एक साधारण सी घटना के जरिए हमें मानवीय भावनाओं और मनोविज्ञान की इतनी गहरी परतों में ले जाते हैं कि हम दम रह जाते हैं। और ये कहानी आज के दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के भौतिकवादी दौर में जहां हमारे पास सब कुछ है, क्या हम चीजों की असली कीमत समझ पाते हैं? या फिर सच्चा मूल्य और गहरी समझ वो अक्सर अभाव या किसी चीज की कमी से ही पैदा होती है?